हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं। बेसिक अकाउंटिंग हम पहले ही कर चुके थे। फिर हम जो है एडमिशन का टॉपिक हमारा चल रहा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कर चुके हैं, जो बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग रहती है आपकी, वो हम फिनिश कर चुके हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी कर चुके हैं। तो हम पार्टनरशिप कर रहे थे और पार्टनरशिप में एडमिशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिटायरमेंट हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी और रिटायरमेंट के ही हम फर्दर कुछ अब क्वेश्चंस करेंगे। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो एमसीक्यूज में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो राहुल, पहला क्वेश्चन आपका, राहुल एंड श्रीशांत आर पार्टनर्स। राहुल विड्रू कैश वर्थ ₹5,000। विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब आपको पढ़ना है, राहुल और श्रीशांत पार्टनर्स बताए हुए हैं। राहुल को बोला है, उसने कैश विड्रॉ किया वर्थ ₹5,000। विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ये आपको पूछा है। राहुल का अकाउंट क्रेडिट होगा, श्रीशांत का अकाउंट क्रेडिट होगा, आपका कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा, या इनमें से कोई भी अकाउंट जो है वो यूज नहीं होगा, ये आपको देखना है। तो अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। रीड करो, आंसर मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपको क्वेश्चन को। तो राहुल एंड श्रीशांत आर पार्टनर्स। राहुल ने विड्रॉ किया कैश। देखा, जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया था, यानी कि जब हमने बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह की थी, तो ये ड्राइंग्स होती है, अभी भी ड्राइंग्स ही है ना। पार्टनर ने कुछ नहीं, ओनर ने कुछ भी विड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पे पार्टनर है, ओनर नहीं है, बट अगर पार्टनर या ओनर ने कुछ भी विड्रॉ कर लिया तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब हम इनिशियली अकाउंटिंग सीखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो उसमें तो हम ड्राइंग्स को डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट में डाल देते हैं कैश, ठीक है। अब वैसे तो इसमें यही पूछा है कि क्रेडिटेड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो बहुत आसान है। क्रेडिट में तो अभी भी कैश ही रहेगा, क्योंकि कैश जा रहा है, बहुत इजी है। कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है ना, रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट वट गोज आउट। लेकिन डेबिट में आपको ध्यान क्या रखना है, डेबिट में हमने ड्रॉइंग्स नहीं यूज करना है, वर्ड, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर ड्रॉइंग्स वर्ड यूज नहीं करते हैं हम क्या करते हैं, जो भी पार्टनर है जिसने भी ड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है, उसका हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। नहीं, पहले तो एंट्री होती थी ड्रॉइंग्स टू कैश, लेकिन अब एंट्री क्या होगी, जिसने विड्रॉ किया पार्टनर, जैसे राहुल, राहुल्स कैपिटल अकाउंट टू कैश। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसमें तो क्रेडिट पूछा था, तो वो आसान है, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो, क्रेडिट में कैश ही आना है। कैश गया है तो डाल दो, क्रेडिट में डाल दो। लेकिन जब हम किस चीज का ध्यान रखेंगे, डेबिट में क्या आना है उस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आज के अपने। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ रमित, रमित रिटायर हो रहा है, द पार्टनर्स लोन अकाउंट वुड बी शोन। रमित रिटायर हो रहा है, पार्टनर का लोन अकाउंट है, मतलब इसी ने पार्टनर लोन अकाउंट, मतलब रमित ने ही लोन दिया होगा बिजनेस को, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कई बहुत बार होता है कि पार्टनर से ही लोन ले लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है उसको इंटरेस्ट पे कर देते हैं लोन के ऊपर, जो भी डिसाइड होता है। अदरवाइज पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ना दिया हो तो 6%। और अब जब रिटायर हुआ तो वो लोन अभी पूरी तरह से हमने पे ऑफ नहीं किया उसका, तो वो लोन पड़ा हुआ है, ये मतलब कहता है उसका करेंगे क्या, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, वाइफ के लोन अकाउंट में डाल देंगे, उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, या अमाउंट इन द अमाउंट ड्यू टू हिम। इन चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है, आपको सोचना है। वाइफ वाला ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। बाकी तीन में से देखो, आप लोन अकाउंट में डालोगे, कैपिटल अकाउंट में डालोगे, या अमाउंट ड्यू टू हिम में डालोगे, तो आपको ये समझना है, जब पार्टनर रिटायर होता है तो हम सारा जो है कैलकुलेशंस करते हैं, फिर देखते हैं उसको क्या क्या पेमेंट्स हमें देनी पड़ेंगी। मतलब जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, जैसे ए बी सी है, तो अगर सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी कैलकुलेशंस होती हैं कि अभी तक का बिजनेस, जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पहले के बिजनेस में इन तीनों का हिस्सा था। जब सी चला गया तो बाद में दोनों का हिस्सा रह जाएगा, लेकिन इस डेट को इसका फुल एंड फाइनल सेटल करना होता है सी का, तो उसके लिए हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो उन कैलकुलेशंस के बाद जो भी अमाउंट ड्यू बनेगा, उसी अमाउंट के अंदर ये जो लोन देना है हमें पार्टनर को, वो भी उसके अंदर हम डाल देंगे। तो यानी कि डी ऑप्शन रहेगा आपका। अगर हम उसको लोन जो है वो नहीं देंगे,
नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें, ठीक है, तो अगर हम उसको क्या है, लोन जो है हम मतलब देखो जितना भी अमाउंट ड्यू हुआ, अगर वो हम पे नहीं करते हैं पार्टनर को, तब हम एक लोन अकाउंट खोलते हैं। उसका इस लोन अकाउंट से लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये वो लोन है जो पार्टनर ने ऑलरेडी दे रखा था अपना बिजनेस जब हम कर रहे थे तब, रिटायर होने के बाद उसका फुल एंड फाइनल अमाउंट में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको उससे रिलेट नहीं करना है कि जब हम उसे पेमेंट दे नहीं पाते हैं तो हम उसका लोन अकाउंट ओपन कर देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, आ चला। ठीक है, अब अरमान, बर्मन एंड कैंडी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. Arman retires and goodwill appearing in the books at 9,000. Arman will get credit off. अब 3 पार्टनर है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो जो है उनका इक्वल है, 1:1:1 है। अब आपको पूछा है गुडविल दी हुई है बुक्स के अंदर 9,000 रुपीज, और आपको पूछा है बताओ कितना अमाउंट जो है जो रिटायर हो रहा है अरमान, उसको कितना अमाउंट जो है वो मिलेगा। मतलब बेसिकली सीधा पूछा है इस गुडविल में से उसे कितना हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है, फटाफट से इसको आंसर करो। लास्ट टाइम भी हमने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें कुछ ये दिया हुआ था कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इतना कर रहा है और उसकी वैल्यू इतनी है, ऐसा कुछ था। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधी गुडविल दी हुई है 1:1:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि 1/3। तो कुछ नहीं करना, 9,000 का 1/3 कर दो, इतना अमाउंट जो है वो अरमान को दिया जाएगा। बताओ भी कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, बहुत इजी है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी, 9,000 रुपीज जो है वो हम जो है सॉरी 9,000 का 1/3, 9,000 नहीं 3,000 रुपीज, आंसर डी, 3,000 रुपीज जो है वो हम अरमान को देंगे। ठीक है जी, अब ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। Ronit is a retiring partner. He continues to be liable for obligation incurred after his retirement. Ronit retiring partner है, he continues to be liable for obligations incurred after his retirement. कहते हैं रिटायर हो गया उसके बाद भी वो लाइबल रहेगा, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी कमिटमेंट्स हैं पार्टनरशिप की, क्या वो उसके लिए लाइबल रहेगा, ये आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इफ ही स्टार्ट्स अ सिमिलर बिजनेस एल्सवेयर तो वो लाइबल हो जाएगा। इफ ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस फॉर हिज रिटायरमेंट तब हो जाएगा। इफ द अनपेड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट तब वो जो है वो लाइबिलिटी उसकी बन जाएगी। या अंडर नो सर्कमस्टांसेस ही विल बी लाइबल फॉर द ऑब्लिगेशन आफ्टर हिज रिटायरमेंट हैज इनकर्ड। उसकी रिटायरमेंट हो गई या अकर्ड, रिटायरमेंट हो गई उसके बाद वो ऑब्लिगेशन होगी उसकी पार्टनरशिप की तरफ, या आगे जिनके जो भी पार्टनरशिप की कमिटमेंट्स हैं फर्दर थर्ड पार्टीज के साथ, तो होगा या नहीं इसका ऑप्शन है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा, इफ ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट देन ही विल बी लाइबल। तब वो लाइबल रहेगा, उसे पब्लिक नोटिस देना होता है, बताना होता है पब्लिक को कि नहीं जी मैंने जो है पार्टनरशिप छोड़ दी है। तो रिटायरमेंट कंटिन्यूज टू बी लाइबल फॉर द थर्ड पार्टी फॉर हिज एक्ट टिल सच टाइम दैट ही और अदर मेंबर्स ऑफ द फर्म गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। जब तक उसका पब्लिक नोटिस नहीं जाएगा उस डेट तक, जिस डेट तक वो नोटिस नहीं गया उस डेट तक वो लाइबल रहता है। या अगर थर्ड पार्टी डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर इन द फर्म देन ही विल नॉट बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी को ये पता नहीं है कि वो पार्टनर है फर्म में, मतलब ऐसा ये केस हो गया उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया लेकिन फिर भी कोई पार्टी उससे डील करती है लेकिन उस पार्टी को पता नहीं है कि वो पार्टनर है, तब भी वो लाइबल नहीं रहेगा, अदरवाइज ही विल बी लाइबल। ठीक है, अदरवाइज कोई भी सर्कमस्टांस होगा, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो वो लाइबल है थर्ड पार्टी के लिए और थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है जी,
अब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इन पार्टनरशिप? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो होती है पार्टनरशिप की, उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्या उसका, क्यों उसको हम मेंटेन करते हैं, क्यों उसका प्रीमियम भरते हैं? तो स्टैंडर्ड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म टू मेक प्रॉफिट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, उसकी डेथ होगी तो उसके उस पर प्रॉफिट बनाए। टू मेक अवेलेबल सफिशिएंट कैश फॉर सेटिंग द क्लेम मेड बाय हायर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, जिसकी डेथ हो गई उसके जो हायर्स हैं, लीगल हायर्स हैं, वो अगर कोई क्लेम करते हैं तो उसके लिए सफिशिएंट पैसा आ जाए इसलिए करवाते हैं। या टू डिस्गाइज वन रियल एसेट एंड लाइबिलिटी, की एक एसेट या लाइबिलिटी को हम छुपा सकें, इसके लिए ऐसा करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके मुताबिक सही है, ये आपको बताना है। देखो जरा कैसे होगा ये। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनरशिप? ABCD इसमें से कौन सा है ये बताना आपको। तो देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी डेथ होगी तो बंदे के उससे प्रॉफिट मंगाए, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता उसके, तो बिल्कुल नहीं है। बाकी तीन में से ये भी नहीं होता है। तो बचे दो। फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी की क्या जरूरत है? वो तो कुछ और भी करा सकते हैं, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जरूरी थोड़ा जॉइंट लाइफ पॉलिसी में करनी है। तो बचा ये कि जब डेथ हो जाए और लीगल हायर्स जब कुछ क्लेम करें तो हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हों ताकि हम उसको पार्टनर को दे सके, पार्टनर की पेमेंट जो है कर सके। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट, इन द डैश मेथड द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर is divided by the number of equal installments in such a way that amount together with interest will always be equal। कहता है ऐसा कौन सा मेथड है, नीचे नाम दे रखा है कि इवन मेथड है, कांस्टेंट मेथड है, इक्वल पेमेंट मेथड है, या ऐसा कोई मेथड, तीनों में से कोई भी नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं है। अब मेथड में क्या खास बात है, कहता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो टोटल अमाउंट देना है, मान लो 30,000 उसको टोटल अमाउंट देना है, 3 लाख देना, चलो अब 3 लाख को मान लो हमें 5 इंस्टॉलमेंट्स में बांटना है। अब 5 इंस्टॉलमेंट्स में उसे पेमेंट भी लेट मिलेगी, मान लो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं हम इसकी इंस्टॉलमेंट्स की, या साल बाद कर लें, जो भी है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट खुल जाएगा और इस पर कुछ इंटरेस्ट भी बनेगा, है ना। तो मान लो इस पे 40,000 का इंटरेस्ट भी बन जाता है, ऐसे टेंटेटिव ले रहा हूं। तो टोटल, अब ऐसा मेथड जिसके अंदर ये टोटल अमाउंट ऐसे डिवाइड किया जाता है। अब देखो इंटरेस्ट हमेशा रिड्यूसिंग होता है, तो मैंने वैसे एग्जांपल लिया है, इंटरेस्ट हमेशा 2% होगा, और वो 2 है या 6 है या 10% मान लेते हैं, परसेंटेज है। तो पहली जो पेमेंट करोगे उसमें तो 30,000 रहेगा अगर ईयरली कर रहे हो आप पेमेंट। दूसरी पेमेंट में अमाउंट कम हो जाएगा तो फिर बचे हुए अमाउंट पे रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट वेरी करता रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल जो है धीरे धीरे कम होगा, बट जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, उनका अमाउंट इक्वल रहना चाहिए। तो इस टुगेदर विद इंटरेस्ट दैट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मस्ट बी इक्वल, ऐसा मेथड को बोलते क्या है? ये तो नहीं बोलते, ये भी नहीं बोलते, इक्वल पेमेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। पर मेन चीज क्या है, वो कह क्या रहा है ये समझना है। हर इंस्टॉलमेंट इक्वल है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर कि जो आप पेमेंट करोगे वो इक्वल अमाउंट की होंगी सारी की सारी। ये इस मेथड का जो है खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल मतलब उनका अमाउंट बराबर रहता है, चाहे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के वो हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, अब व्हेन प्रीमियम पेड ऑफ अ पॉलिसी on the policy is treated as an asset and reserve is to be maintained, then the policy account appears on the dash side of balance sheet। फुटनोट पे आएगा। फुटनोट का मतलब होता है बैलेंस शीट खत्म हो जाए तो यार नीचे एक नोट डाल देते हैं, इसको बोलते हैं फुटनोट। जैसे कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी को हमेशा यहां लिखा जाता है नीचे फुटनोट में, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो अब आपसे पूछा गया है कि अगर व्हेन प्रीमियम पेड ऑन अ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एसेट, उसको एसेट, जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं पॉलिसी का, उसको एसेट ट्रीट करते हैं और रिजर्व मेंटेन करते हैं,
तो पॉलिसी अकाउंट किस तरफ शो होगा, एसेट में, लाइबिलिटी में, या फुट नोट में, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। देखो जरा आपको मालूम है या नहीं, बताओ, मालूम है तो बताओ, देखते हैं। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, बताओ भाई क्या है। तो आपको समझना है, देखो यहाँ लिख ही दिया, ट्रीटेड एज एन एसेट, और एक रिजर्व क्रिएट करते हैं। रिजर्व जो है वो क्रिएट किया जाता है, और पॉलिसी जो प्रीमियम पेड है उसको हमने एसेट बना दिया, तो वो एसेट साइड पे ही आएगा, लाइबिलिटी साइड पे नहीं आएगा। ठीक है, जैसे सन्ड्री डेटर्स होते हैं आपके, तो सन्ड्री डेटर के नीचे यहाँ प्रोविजन हम माइनस कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो कुछ इस तरह से ही वो शो होगा। ठीक है, तो कहां शो होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो होगा, क्योंकि प्रीमियम पेड को हम एसेट मान के चल रहे हैं, और रिजर्व हमें बनाना होगा उसके साथ। ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू डिक्रीज्ड पार्टनर्स अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट, ऑल द पार्टनर्स अकाउंट, या नन ऑफ दीज। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, रिटायरमेंट हो गई, डिक्रीज तो होता है डेथ, डेथ तो हुई नहीं है, ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ये जो डिक्रीज पार्टनर्स अकाउंट होता है, जो जिसकी डेथ हो गई है ना, तो रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट में आएगा, ऑल पार्टनर्स में आएगा, या इनमें से किसी को नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड कहां जाएगा ये आपको बताना है। डिक्रीज पार्टनर में जाएगा, तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया, तो इनमें से किसी में भी नहीं जाएगा, या इनको मिलेगा, किसको मिलेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे आपके डेथ रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको ये समझना है कि जिस डेट को रिटायर हुआ बंदा, उस डेट से पहले बिजनेस में कौन लोग इन्वॉल्व थे, और उसके बाद तो दो रह जाएंगे। तो हम जो हिसाब किताब बना रहे हैं वो ये पिछले वाले का बना रहे हैं, जब वो तीनों पार्टनर थे, तीनों थे, दोनों थे, जो भी तीन चार जो भी पार्टनर्स थे, तो वो सारे पार्टनर तब का हिसाब बना रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड भी कब का है, इस टाइम का। तो इस टाइम का है, तो ए बी सी अगर तीन पार्टनर थे, तो तीनों का ही है, तीनों का है, तो फिर क्या होगा, तीनों को ही मिलना चाहिए ना, तो इसलिए इट विल बी ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स। अगर हम एडमिशन कर रहे होते, तो एडमिशन में क्या होता, ए और बी दो पार्टनर हैं, और ए बी सी बाद में तीन हो जाते। अब भी हम इसी पोर्शन की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, यही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड या कोई और भी किसी भी तरह का फंड है, जनरल रिजर्व है, कुछ भी है, जो भी हमें बांटना है, तो तब ये दोनों बंदों का है, तो इन दोनों बंदा का है, तो इन दोनों को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, हमेशा ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, जो ओल्ड पार्टनर्स है, क्योंकि हिसाब किताब पहले का होता है, बाद में तो अभी शुरू करेंगे, अकाउंट्स बनेंगे, नया काम स्टार्ट होगा, अभी तो हम अभी इस डेट का हिसाब किताब कर रहे हैं, इस डेट से पहले का। तो एडमिशन के टाइम अगर जो एडमिशन से पहले के पुराने पार्टनर्स थे वो, और रिटायरमेंट में भी जो पुराने पार्टनर्स थे, है ना, रिटायरमेंट से पहले वाले वो तीनों, उनके बीच में ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देते हैं, गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटायरिंग, गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन न्यू रेशो। ठीक है, एंड रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो, या नन ऑफ दिस, सारी की सारी ही ठीक नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ठीक है। ऑन रिटायरमेंट, अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से लगाई थी तो आप इसका बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं, एक दो स्टेटमेंट्स तो आपको मालूम ही होनी चाहिए, जैसे पहले वाली तो हमने की थी लास्ट में, लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन भी था ऐसा, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, फॉल्स है, नहीं होती डिसॉल्व, किया था हमने लास्ट क्लास में, एक्सप्लेनेशन भी दी थी मैंने। गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स इन न्यू रेशो, देखो गुडविल है पहले की, अभी जो किया हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, तो जब वो पहले की है तो न्यू रेशो का क्या काम, गुडविल तो पहले की है ना, रिटायरिंग पार्टनर को ही देनी है, जो भी उसका हिस्सा देना है, उसमें नया रेशो का तो कोई मतलब ही नहीं है,
तो जो भी है वो क्या है, पुराना है, तो ये भी फॉल्स हो गई। अब आपको देखना है ये वाली ट्रू है या नहीं। अगर ये ट्रू है तो फिर तो ये आंसर है, अगर फॉल्स है तो फिर नन ऑफ दीज ही आंसर है। तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो। ठीक है भाई, रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायर हो गया पार्टनर, उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है, उसकी जो गुडविल का हिस्सा बनता है, अब वो गुडविल जो है, जो बच गए पार्टनर, एक तो रिटायर हो गया, जो बच गए, जो नए हैं, जिनको न्यू पार्टनर बोलेंगे, उनको मिलेगा। तो उनको किस रेशो में मिलेगा, उनके गेनिंग रेशो में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके जाने से उनका शेयर दोनों का इंक्रीज होगा, गेन होगा नॉर्मली। तो फिर किस रेशो में, गेनिंग रेशो में होगा। तो ये जो है आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। तो आज के क्वेश्चंस आपके पार्टनरशिप के एडमिशन के यही थे। कुछ और अब डेथ और डिसोल्यूशन 2 टॉपिक आपके इसके रह गए, तो उनसे भी थोड़े हम क्वेश्चंस करेंगे अगली 1-2 क्लासेस में। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली रेशो एनालिसिस या जॉइंट वेंचर या कोई भी, आई विल सी टू इट कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप जो है अपनी प्रिपरेशन जो है ऑन ट्रैक रखो। मैंने बार बार बोला है कि जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, अगर आप इसी पे अपनी प्रिपरेशन बेस्ड रखोगे तो आप जो है यू विल फेयर वेल इन योर एग्जाम और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल या कॉस्ट से किसी से भी आएगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।